प्यारे साथियों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ज़िंदाबाद होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ जो भी साथी जुड़ चुके हैं। करिश्मा सिंह हैं और मंगलेश जी हैं, श्वेता हैं, मानसी जी हैं, रजत हैं, श्रेया हैं, रितेश हैं, रीमा हैं, निम्मी हैं, उपेंद्र हैं, प्रभा जी हैं, राजपाल जी हैं, प्रशांत हैं, एसके हैं, सुरेंद्र जी हैं और विवेक हैं, आकांक्षा, विनीत, अमन कुमार जी हैं, मोहम्मद कैफ भी हैं हमारे साथ। चलिए, सभी का स्वागत है, सभी लोगों का। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं संवैधानिक विकास का इतिहास। हालाँकि ठीक है, मैं टॉपिक को अपडेट करा दूँगा, बोल दूँगा मैं कराने के लिए। ठीक है, नमस्ते जी, जय हिंद। तो सब लोग अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत बढ़िया हैं। तो आज से एक नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है संवैधानिक विकास का इतिहास। थोड़ा-सा चेंज आपको लग रहा होगा स्टूडियो में, क्योंकि किसी दूसरे सर के यहाँ से मैं क्लास ले रहा हूँ। आज सिस्टम में कोई दिक्कत होगी, वही इंटरनेट वाला इश्यू हो गया, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई, क्लास कहीं और से लेते हैं जिससे कि आप सब लोगों को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू ना हो। ठीक है भाई? तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे संवैधानिक विकास का इतिहास। संवैधानिक विकास का इतिहास। हालाँकि आप में से बहुत सारे लोग जो आरओ, एआरओ वाले वन शॉट में होंगे। मैंने लिंक दिया था ना आपको, आपके ग्रुप में दिया था उस वन शॉट का। तो वहाँ पर जो मैंने उस लेक्चर की शुरुआत की थी, वह संवैधानिक विकास के इतिहास से ही की थी, आपको याद होगा। तो संवैधानिक विकास का इतिहास जो है ना, बहुत हद तक आपका वहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन सभी बच्चों ने तो नहीं लिया होगा, बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि आप लोग ठीक है ना, अगर आप लोगों से मैं कोई भी बात कहता हूँ, तो सब लोग मेरी बात मान लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। है ना? कुछ ही मानते हैं उनमें से बात, और जो कुछ मानते हैं, वो देखते हैं कि जो बात आपको बताई जाती है, वो वास्तव में आपके हित में होती हैं, वो आपकी बेहतरी के लिए बताई जाती हैं। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग अगर कोई सलाह देते हैं, तो वो सही सलाह देते हैं वास्तव में, लेकिन आप उस पर अमल करें या ना करें, वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। तो आप में से जिन लोगों ने अमल किया होगा, संवैधानिक विकास का इतिहास उन्होंने वहाँ से क्लियर कर लिया होगा और आज वो मज़े लेंगे इस लेक्चर में। ठीक है? मतलब कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर हो गए। आज तो बस वो केवल क्या करेंगे, उसके संवैधानिक प्रावधानों को केवल व केवल रिवीजन करेंगे। और जो लोग सबसे पहली बार आए हैं यहाँ पर, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? इसलिए मैं बोलता हूँ, अब जैसे कल, ठीक है, सिविल सर्विसेज़ पे ही सुबह 9 बजे मेरी पॉलिटी की एक मैराथन है। ठीक है? उसमें मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस कराऊँगा और उसमें आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएँगे। मतलब कहने का आशय ये है, संघ और राज्य के बाद का जो पूरा है, मतलब संघ और राज्य के बाद का जो पूरा का पूरा एक क्रम है, जिसमें पंचायत हो गई, केंद्र राज्य व्यवस्था हो गया, मतलब सब कुछ हो गया, ए टू जेड। तो वो आपको क्वेश्चंस आपको वहाँ पर लगाने को मिल जाएँगे, उस पॉलिटी वाली मैराथन में कल सुबह 9 बजे है। हाँ, ये बात सही है कि भाई आपकी और भी क्लासेस अफ़ेक्ट इससे होती हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन बच्चे पॉलिटी के लिए देखिए आप इतना कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए क्यों? क्योंकि पॉलिटी आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है जीएस में। तो पॉलिटी को महत्व देना भी चाहिए आपको। क्योंकि जिस विषय का जितना वेटेज है उसके हिसाब से आप उसको महत्व देंगे तो बड़ा सही रहेगा, बड़ा फ़ायदा रहेगा। ठीक है जी? तो ये एक बात थी संवैधानिक विकास का इतिहास बच्चे। संवैधानिक विकास के इतिहास को हम 3 भागों में बाँटते हैं इनफैक्ट। देखिए, सबसे पहला संवैधानिक विकास के इतिहास को जो सबसे पहले भाग में बाँटेंगे हम, तो वो है बच्चे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण हेतु। ठीक है, सबसे पहला ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ एक्ट लाए गए, जो ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए थे। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु। दूसरा जो आपका हुआ बच्चे संवैधानिक विकास के इतिहास में, वो है हम देखेंगे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, देखिए चार्टर एक्ट में मेरे प्यारे बच्चे अगर हम बात करें, तो मतलब आप कह सकते हैं कि कंपनी को अधिकार देने हेतु, ठीक है, कंपनी को अधिकार देने हेतु, किस प्रकार का अधिकार देने हेतु मेरे प्यारे बच्चे? कंपनी को केवल व केवल कंपनी को प्रशासनिक अधिकार देने हेतु, कि वह भारत का प्रशासन संबंधी,
कि वह भारत का प्रशासन अगले और 20 वर्षों तक के लिए संभाल सके, तो प्रशासनिक संबंधी बच्चे अधिकार देने हेतु, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा हम लाते हैं भारत में विधान परिषदों की स्थापना करने हेतु बच्चे। भारत में विधान परिषदों की स्थापना करने हेतु, विधान परिषदों की स्थापना और कानून बनाने में भारतीयों का सहयोग लेने हेतु, बनाने में भारतीयों का सहयोग लेने हेतु, सहयोग लेने हेतु। तीसरा, और इसमें हम संवैधानिक विकास के इतिहास में जो चौथा क्लासिफिकेशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, संवैधानिक विकास के इतिहास में चौथा क्लासिफिकेशन हमारा होगा कि शासन अधिनियम। शासन अधिनियम का मतलब है कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने हेतु, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने, स्थापना हेतु। ठीक है, अगर ये आपसे कभी याद नहीं होते, अगर इन्हें याद करने में आपको कभी भी दिक्कत रही होगी या आपको परेशान करते होंगे और आपको पता नहीं चलता होगा कि किस तरह से हम इन्हें याद करें, या फिर यहां से कोई भी प्रश्न आता है आपका छूट जाता है वो आपके मॉक में, तो आज की बात देखिए, कभी भी आपसे ये प्रश्न नहीं छूटेगा। मैं आपको पूरे दावे के साथ इस बात को बोलता हूं, बस आपको छोटा सा मेरा योगदान करना होगा, इसमें मेरा एक साथ निभाना होगा, वो ये कि आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस क्लास को लेना होगा। ठीक है, सभी छोटे बहन भाइयों को ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मेरे सभी प्यारे बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं? चलिए, तो भारत में संवैधानिक विकास के इतिहास को हम बेसिकली 4 कैटेगरी में बांटते हैं। कितनी कैटेगरी में? 4। संवैधानिक विकास की इस यात्रा की जो सबसे पहली कैटेगरी है कि भाई ब्रिटिश संसद के द्वारा इसलिए एक्ट बनाए गए या इसलिए अधिनियम पारित किए गए जिससे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। जो शुरुआती आप एक्ट देखते हो ना, वो वास्तव में मेरे प्यारे बच्चे इसलिए लाए गए थे कि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके और कंपनी की जो कार्य प्रणाली है उसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सके। पारदर्शी क्या भारतीयों के लिए? नहीं, भारतीयों के लिए नहीं, ब्रिटिश संसद के लिए। मतलब कंपनी जो भारत में कर रही है वो ज्यादा पारदर्शी तरीके से करे, ब्रिटिश संसद को कंपनी के द्वारा करे गए हर एक मूवमेंट की, ठीक है, समय पर जानकारी प्राप्त हो, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद जो है वह कंपनी पर अपने नियंत्रण को स्थापित कर सके। तो इसलिए एक्ट लाए गए हैं, जो शुरुआती एक्ट है। ठीक है, चलिए दूसरा, अच्छा वो कौन कौन से एक्ट हैं वो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे। तो वो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ये रेगुलेटिंग एक्ट है आपका 1773 का। ठीक है, ध्यान रखना 1773 का, 1773 का। दूसरा, रेगुलेटिंग एक्ट में एक संशोधन हुआ है जिसको आप एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, बंगाल जुडिशरी एक्ट भी कहते हैं इसको, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, ठीक है जी, जिसको हम बंगाल जुडिशरी एक्ट के नाम से भी जानेंगे। 1781 में लाया गया, कि इसको संशोधनात्मक अधिनियम 1881 के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है आपका फिर पिट्स का इंडिया एक्ट, ये भी इसी क्रम में लाया गया मेरे प्यारे बच्चे, पिट्स का इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट। और ये पिट्स का इंडिया एक्ट कब लाया गया? 1784 में। ठीक है, ये हो गया अगला, भाई पिट्स का इंडिया एक्ट। और फिर इसके बाद हम अगले नंबर पर बात करेंगे, ये तो हो गया भाई पिट्स का इंडिया एक्ट। और फिर हम 4th पोजीशन पर, चौथे नंबर पर बात करेंगे कि पिट्स के इंडिया एक्ट में भी संशोधन हुआ है जिसको संशोधनात्मक अधिनियम 1786 के नाम से जाना जाता है। संशोधनात्मक अधिनियम 1786 के नाम से जाना जाता है, अधिनियम 1786। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है सभी को? ये बात क्लियर हो पा रही है मेरे प्यारे बच्चे? चलिए, तो ध्यान रखना
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकार का नियंत्रण या ब्रिटिश संसद के नियंत्रण स्थापित करने हेतु ये 4 एक्ट लाए जाएंगे। इन चारों एक्ट की जो कहानी है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिए चारों एक्ट के तार आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये हमें पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट का मतलब है कि भैया जी कंपनी को भारत में प्रशासनिक अधिकार देने के लिए, जिससे कि कंपनी और अगले 20 वर्षों के लिए भारत का प्रशासन संभाल सके। तो इस क्रम में सबसे पहले है चार्टर एक्ट, ये ध्यान रखना। चार्टर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे एक प्रकार का अधिकार पत्र, अधिकार पत्र, ठीक है। ये चार्टर एक्ट जो है संख्या में 4 है। 1793 का चार्टर एक्ट, फिर इसके 20 साल बाद, इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये 20-20 साल बाद लाए गए हैं, प्रत्येक 20-20 साल बाद। तो 1793 का चार्टर एक्ट हो गया, इसके बाद फिर 1813 का चार्टर एक्ट हो गया, इसके बाद फिर मेरे प्यारे बच्चे 1833 का चार्टर एक्ट हो गया, उसके बाद फिर 1853 का चार्टर एक्ट हो गया, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब इसके बाद आया क्या भैया जी, कि विधान परिषदों की स्थापना, जिससे कि आप कानून बनाने में भारतीयों का सहयोग ले सके। तो क्या वास्तव में कानून बनाने में भारतीयों का सहयोग लिया जाना था वास्तविक रूप से, या फिर केवल एक दिखावा करना था? देखो दो तरह के प्यार होते हैं। देखो एक तो होता है सच्चा, जो कि अब बहुत कम बचा हुआ है। दूसरा होता है दिखावा। दिखावा बहुत हो गया। देखिए मैं 101% कह रहा हूं आप में से, ठीक है ना, जो हमसे हमारे माता पिता जो है, ठीक है, या हमारे दादा दादी, कभी किसी ने एक दूसरे को कोई गिफ्ट नहीं दिया होगा, कोई बाबू सोना नहीं रहा होगा, कभी कोई आई लव यू भी नहीं बोला होगा, लेकिन फिर भी ठीक है उनका एक ऐसा, ठीक है, असीम और आनंदित करने वाला प्रेम था कि आंखों आंखों में वो एक दूसरे की सारी बातों को समझ जाते थे। ठीक है, उन्हें कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, अपने बच्चों के लिए किस तरह से बेहतर भविष्य का निर्माण करना है, सारी चीजें। दिखावा नहीं था कभी भी किसी भी तरह का। ठीक है, एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट थी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, दूसरा जो आजकल का तुम लोगों का है, ये तुम्हें चॉकलेट डे मनाना है, तुम्हें फिर टेडी डे मनाना है, मतलब पूरा बाकायदा एक कैलेंडर आता है फरवरी में। ठीक है, उसके बाद दिन में 4 बार तो तुम्हें मैसेज करना है, 4 बार मैसेज करके जताना है कि भाई मैं तुम्हारे अलावा और किसी को, ठीक है ना, और तुम्हारे लिए तो मेरी जी जान हाजिर है, इस तरह का। मेरी बात आप समझने की कोशिश करना। तो अंग्रेज दूसरे वाला प्यार करते थे भारतीयों से। दूसरे वाले का मतलब दिखावा वाला। और वो भी कब, जब भारतीय दबाव डालते थे तब, कि भाई शासन प्रशासन में भारतीयों को आप शामिल करो, कानून बनाने की प्रक्रिया में आप भारतीयों को शामिल करो। लेकिन जब अंग्रेजों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते थे, जब मांग रखी जाती थी विभिन्न विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, तब अंग्रेज इस बात को कहते थे कि चलो ठीक है यार। और फिर वो दिखावा करते थे कि हम पता नहीं भारतीयों के लिए कितना कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा दिखावा अगर अंग्रेजों ने किसी के लिए किया है, अंग्रेजों की सबसे खूबसूरत प्रेमिका अगर कोई रही है तो वो रही है मुस्लिम। ठीक, ध्यान रखना, ये खुद स्टेटमेंट है भाई, ये वास्तव में ये मेरे शब्द नहीं है। एक बहुत बड़े अंग्रेज प्रशासक भारत में हुए, मैं आगे उनका नाम दूंगा, वो कहते हैं कि अंग्रेजों की 2 पत्नियां हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। ठीक है, और अंग्रेज कौन है? पति। अगर पति को राज करना है तो दोनों पत्नियों को आपस में लड़वाना है, जिससे कि दोनों का समय समय पर प्यार प्राप्त करता रहे। अगर दोनों में बन गई तो दोनों मिलकर नहीं अंग्रेजों को मारेंगे। बस भाई, अगर 2 पत्नियां किसी की हैं और दोनों की अगर आपस में एक दूसरे से सलाह हो गई तो बेटा दोनों चप्पल से पीटेंगी अपने पति को। तो इसलिए उनको लड़वाना जरूरी होता है, उनको आपस में भिड़वाना जरूरी होता है, जिससे कि पति आनंद के साथ रह सके। तो ऐसी स्टेटमेंट है ये, ठीक है ना। और कर्जन का स्टेटमेंट है, वो बोलता है कि अंग्रेजों की 2 पत्नियां हैं, एक क्या नाम है हिंदू और दूसरा मुस्लिम, और जिनमें सबसे प्रिय पत्नी, अंग्रेजों की सबसे खूबसूरत, सबसे ठीक है लाड़ प्यार करने वाली जो पत्नी है वो मुस्लिम है। क्योंकि अंग्रेज मुसलमानों के तरफदारी करने की बात करते हैं, ठीक है, तरफदारी करने की बात करते हैं, ठीक है, वो उनसे प्रेम करने का झूठा दिखावा करते हैं। और इसलिए तो सांप्रदायिक एक्ट लाया जाता है, जो सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति इसलिए लाया जाता है, जिससे कि हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया जा सके और बड़े आराम से एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है, भारत पर निश्चिंत और निर्भीक होकर शासन किया जा सके। और ये मेरी बात समझ में, इसलिए थोड़ी सी हमें हिस्ट्री समझनी पड़ती है। इसके बाद विधान परिषदों की स्थापना और भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, तो भैया जी परिषद एक्ट है। इसमें क्या है? इसमें परिषद एक्ट है, काउंसिल एक्ट है। 1861 में आएगा सबसे पहला बच्चे, फिर 1892 में आएगा, और उसके बाद 1909 में भी। ये भी परिषद अधिनियम है, ये तीनों परिषद अधिनियम है। और शासन प्रशासन के लिए अगर मैं बात करूं तो बच्चे शासन अधिनियम आएंगे
शासन अधिनियम आएंगे और इन शासन अधिनियम में 1858 का शासन अधिनियम होगा। मेरे प्यारे बच्चे देखना, 1858 का शासन अधिनियम होगा, इसमें 1919 का भारत शासन अधिनियम होगा, इसमें 1935 का भारत शासन अधिनियम होगा। 3 शासन अधिनियम इसमें होंगे। अब मैं इसे नीचे कर लेता हूं जिससे कि बड़े आराम से आपको विजिबल हो सके। ठीक है, इतना आप उतार लीजिएगा आराम से अच्छे से। अब मैं आप लोगों के कमेंट देखता हूं क्योंकि कमेंट स्क्रीन यहाँ पर है। जो मेरी क्लास होती है उसमें कमेंट स्क्रीन सामने होती है तो मैं पढ़ता रहता हूँ, सामने ही है तो थोड़ा सा इधर, इसमें इधर है बच्चे। प्रतिभा जी कह रही हैं आप ऐसी बातें यूट्यूब पर नहीं करते सर, मैंने आपकी वन शॉट क्लास ली थी। चलो मेरे प्यारे बच्चे, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, मैं वही आपको समझा रहा हूं। और मैं इसलिए बात आपको समझा रहा हूं कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का जो तुष्टीकरण किया गया है, स्पेशली मुस्लिम्स का जो तुष्टीकरण किया गया है, अगर मैं उसकी हिस्ट्री आपको बताने बैठूं तो मुझे उसमें लग जाएगा एक क्लास। और जब तक मैं उसे नहीं बताऊंगा ना मेरे प्यारे बच्चे, तो ये परिषद अधिनियम और ये जो आपका स्पेशली 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार है, जिसको आप भारत परिषद अधिनियम कहते हैं, प्रतिभा, इसे आप बच्चे समझ नहीं पाएंगे। मेरी बात समझ में रही है इसे? और अगर मैं उस इतिहास को बताने बैठूं तो 2 क्लास मुझे केवल व केवल इतिहास बताने में लग जाएंगे कि अंग्रेजों ने किस तरह से जानबूझकर मार्लिमेंटो एक्ट के माध्यम से मुसलमानों को तुष्टीकरण किया और भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव डाली उन्होंने। तो ये एक सांकेतिक रूप से है, ठीक है, समझाना आपको बताना, ठीक है। और प्रतिभा, हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे कि आपको ऐसे ना समझ में आ रहा हो, लेकिन बाकी के जो और स्टूडेंट्स हैं वो कनेक्ट कर पाते हैं इससे, है ना, ध्यान रखना। तो इसलिए मैं, आप मेरी क्लास के बारे में जानते हो, मैं बहुत आदर्श पने वाली बातें नहीं करता। मेरा सीधा सा उद्देश्य है कि जो सारी चीजें आपको समझाई जाती हैं, जो पढ़ाई जाती है, वो क्लास में याद हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत, ठीक है, समझदार हूँ। जी, एक आध बच्चा ऐसा आ जाता है। चलिए मैं साइड हो गया, ओके। काजल जी, प्रिया और अंशुमन है। हाँ बेटा, साइड हो गया, ठीक है। अक्षरा, चलिए सारे सब्जेक्ट कैसे याद करें? अगर मुझे मौका मिला आपको पढ़ाने का, ठीक है, सारे विषय, तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर पॉलिटी आपके फिंगर टिप्स पे याद हो गई, और आप, एक बच्चे का कमेंट भी था कि सर आपसे पढ़ने के बाद हम कहते हैं कि पॉलिटी कौन, ऐसे ही आप वास्तव में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सब के लिए आप ऐसे ही कहेंगे। साइंस के लिए भी आप ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे आप इस बात को लिटरली, क्योंकि इन विषयों पर वास्तव में बच्चे मैंने रिसर्च की है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि किताबों से पढ़ के आ गया, बाकायदा मैंने रिसर्च किया। अब किस किताब में इस प्रकार का क्लासिफिकेशन है आप बताइए? किसी किताब में इस प्रकार का क्लासिफिकेशन है? कोई भी बुक उठा लो, अगर आप कह दो कि सर आपने उस किताब से या फिर उस बुक से ये बात आपने बताई है, ठीक है, नहीं आपको मिलेगा। अब एक बार हम रिवीजन करते हैं इनका, ठीक है। सबसे पहला चैलेंज क्या है बच्चे, कि ये हमको याद करने हैं सारे, ये हमको याद होने चाहिए कि कौन सा एक्ट कब लाया गया, ठीक है। नंबर फर्स्ट, ये हमको याद होना चाहिए। जब ये हमको याद हो गई तो इनके अंदर के जो संवैधानिक प्रावधान है, अब विश्वास मानिए वो भी हमको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, बड़ा इजीली हमको वो याद हो जाएंगे, इनके भीतर के भी संवैधानिक प्रावधान। अब आप क्या करेंगे इसके लिए? जी, एक सेकंड रुकना बच्चे में। जी। अब आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे इसके लिए? तो सबसे पहले देखिए, एक बार आप मेरे साथ रिवीजन करेंगे। प्रतिभा, मेरे प्यारे बच्चे, आप भी समझो इधर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्रतिभा, आप बच्चे रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो शुरुआती एक्ट है, जो शुरुआती अधिनियम है, वो शुरुआती एक्ट या अधिनियम क्यों लाए गए हैं? वो इसलिए लाए गए हैं जिससे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। ठीक है, क्लियर है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्यों नियंत्रण स्थापित किया जा सके, है ना? अब मैं यहां पर आगे लिखता हूं कि भाई, मैंने लिखा कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, तो क्यों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण क्यों? प्रतिभा बेटा तुम समझो, है ना,
कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारा नाम प्रतिभा है और प्रतिभा की कमी वास्तव में तुम्हारी पास है। तो बेटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्यों नियंत्रण स्थापित किया जा सके? अच्छा, किसका नियंत्रण स्थापित किया जा सके? ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश संसद का। ये भारतीय संसद नहीं है बच्चे, भारत में तो अब संसद है ही नहीं इस समय, ब्रिटेन में है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश संसद का नियंत्रण किस पर स्थापित किया जा सके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। क्यों? ठीक है, इसके कुछ ना कुछ तो कारण होंगे। तो इसके जो कारण होंगे मेरे प्यारे बच्चे, वो मैं कारण आपको बता रहा हूं। एक्चुअली क्या है, ध्यान रखना, कंपनी भारत के साथ व्यापार करती है। कंपनी दो कार्य करती है, ध्यान रखना, अभी तक आप समझना, कंपनी दो कार्य करती है। एक कार्य क्या करती है? व्यापार। और वो भारत में क्यों आई थी? व्यापार करने के लिए आई थी। कोई तुम्हारे जीवन में तुम्हारा दोस्त बनकर आता है, तो वो जब तुम्हारे जीवन में दोस्त बनकर आया तो किसी कारण से आया दोस्त बनकर। ठीक है, पहले तुमने पेन मांगा होगा, फिर बाद में दोस्ती हो गई होगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, पहले तुमने उससे स्कूल से घर जाने के लिए लिफ्ट मांगी होगी साइकिल से, तो उसने अपनी साइकिल पर बैठा लिया, फिर दोस्ती हो गई। तो बच्चे, कंपनी दो कार्य भारत में करती थी। वो भारत में आई थी एक्चुअली व्यापार करने के लिए। देखिए, व्यापार करने के क्रम में एक्चुअली क्या था कि वो व्यापार भी करते थे, और साथ ही साथ जो भारतीय देशी रियासतें हैं और जो अन्य कंपनी भी जो भारत में व्यापार कर रही हैं अन्य देशों की, जैसे पुर्तगाली भी हैं, डच भी हैं, यहाँ पर फ्रांसीसी भी हैं, यहाँ पर डेनिश भी हैं, मतलब डेनमार्क भी है यहाँ पर। तो जो अन्य लोग जो भारत में व्यापार कर रहे हैं, जो अन्य लोग भी बच्चे भारत में व्यापार कर रहे हैं, तो उन कंपनी से अपने व्यापार की रक्षा भी करनी है। तो भारतीय देशी राजे महाराजे से भी अपने व्यापार की रक्षा करनी है, नंबर फर्स्ट पॉइंट बच्चे। और दूसरी रक्षा किनसे करनी है? ध्यान रखना, ठीक है, दूसरी सुरक्षा और दूसरी रक्षा किससे करनी है? जो अन्य यूरोपीय कंपनी है, ठीक है, उनके साथ भी लगातार संघर्ष होता है। तो ऐसी स्थिति में ये सैन्य कार्य भी करती हैं, ये सैन्य कार्य भी करती हैं। सैन्य कार्य करने के क्रम में ये बच्चे लगातार युद्ध करती हैं, ये संघर्ष करती हैं, और ये संधि करती हैं, संधि करती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये दो कार्य लगातार कर रही हैं। मैं लिखा कंपनी दो, एक तो व्यापार और दूसरा क्या है? सैन्य कार्य। सैन्य कार्य क्यों कर रही है? क्योंकि भाई अपने व्यापार की रक्षा करनी है, इसलिए ये युद्ध वगैरह भी करती है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो क्षेत्र अंग्रेजों के द्वारा व्यापार के अधिकार में आते हैं, मतलब जिन जिन क्षेत्रों पर अंग्रेज व्यापार कर रहे हैं, जिन क्षेत्रों पर अंग्रेज व्यापार कर रहे हैं बच्चे, उनको अंग्रेज तीन नामों से पुकारते हैं। कोठी, ठीक है, फिर फैक्ट्री, और तीसरा टर्म होता है यहां पर किलेबंदी। कोठी, फैक्ट्री और किलेबंदी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान रखना। ठीक है, तीन चीजें होती हैं, कोठी, फैक्ट्री, किलेबंदी। अब ये क्या क्या होती है कोठी, फैक्ट्री और किलेबंदी, ये मैं आपको बताता हूं। देखो, कोठी का मतलब ये होता है जैसे अंग्रेज भारत के साथ व्यापार करने के लिए आए, ठीक है, तो शुरुआती में वो क्या किया उन्होंने कि वो अपना विनिर्मित माल, मतलब अपना मैन्युफैक्चरिंग गुड शिप के माध्यम से इंडिया लेकर आए, और जो इंडियन रॉ मटेरियल था उसको वो इंग्लैंड लेकर गए। तो उन्होंने एक गोडाउन बना लिया भारत में। भारत में उन्होंने, ये ध्यान रखना बच्चे, किसी भी बंदरगाह के पास, ठीक है, किसी भी पोर्ट के पास उन्होंने भारत में अपना एक गोडाउन बना लिया, एक गोदाम बना लिया। उस गोदाम में वो क्या करते थे कि जो भारतीय माल उन्हें इंग्लैंड पहुंचाना है और बाकी के अन्य यूरोपीय देश पहुंचाना है, उसको उन्होंने वहां पे इकट्ठा कर लिया। शिप जाएगा, शिप में चढ़ाएंगे उस माल को और भेज देंगे यूरोप। दूसरा, जो यूरोपीय माल आ रहा है उसे भी भारत में बेचना है, ठीक है ना, तो उस यूरोपीय माल को भी, तो वहां पर जहां पर वो शुरुआत में रखते थे, देखो उस स्थान को हम लोग कहते थे कोठी। कोठी को इंग्लिश में कहेंगे आप गोडाउन, जिसको आप लोग आमतौर पर हिंदी में गोदाम बोल देते हैं ना, गोदाम। वो गोदाम जो है वो अंग्रेजी वर्ड है और उसका मतलब होता है गोडाउन, गोदाम। तो गोदाम, उसके बाद क्या किया अंग्रेजों ने कि अंग्रेज जब अपना माल वहां से ला रहे हैं इंग्लैंड से, है ना बच्चे, बना हुआ माल इंग्लैंड से ला रहे हैं, जिसका कच्चा माल भारत में उपलब्ध है ऑलरेडी, कच्चा माल, लेकिन वो वहां से बनवा के ला रहे हैं। तो फिर उन्होंने ये कहा कि यार ऐसा करते हैं कि हम क्यों ना भारत में ही अपनी फैक्ट्री लगा दें इस माल की, और भारत में ही हम प्रोड्यूस करके इस माल को भारतीयों के लिए बेचें। मेरी बात आ रही है ना समझ में? और जो भारतीय कच्चा माल है, देखो उस माल को हम बनाकर, ठीक है, इंग्लैंड पे बेचें। तो मतलब एक हमारी कॉस्ट बच जाएगी हम का ट्रांसपोर्टेशन की। हम अब बने हुए माल में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे, हम बने हुए माल में डील करेंगे। तो उन्होंने फिर फैक्ट्रीज बना दी अपनी, ठीक है, भारत में बच्चे।
उन्होंने भारत में फिर अपनी क्या की, फैक्ट्रीज बना दी इस तरह से। और फिर क्या किया कि इन फैक्ट्री, जहां पर अंग्रेजों की फैक्ट्रियां थी, तो वहां पर बच्चे अंग्रेज मजदूर लगे हुए होंगे, ठीक है, वहां पर अंग्रेज मैनेजर लगे हुए होंगे, मतलब पूरा, और उनके बीवी बच्चे भी होंगे, तो बाकायदा उन्होंने अपना एक शहर बसा लिया। और जब शहर बसा लिया तो शहर की करवा दी उन्होंने किलेबंदी। किलेबंदी का मतलब होता है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर, बड़ी बड़ी दीवारें लगवाकर, उन पर बुर्ज लगवाकर सैनिक इकट्ठे कर देना, उन पर सैनिक तैनात कर देना, जिससे कि कोई हमला ना कर सके। क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का प्रोडक्शन होता है, और अंग्रेजों को तो बच्चे, या किसी भी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से असुरक्षा की भावना तो है, क्योंकि सब भारत के साथ व्यापार करने के लिए आए, सब एक जैसा व्यापार कर रहे हैं, तो इनमें गला काट प्रतिस्पर्धा है, गला काट। ऐसे में एक दूसरे के, ठीक है, कोठी पर, फैक्ट्री पर आक्रमण भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है उन्होंने इसकी किलेबंदी भी कर दी, ठीक है ना। अब जब उन्होंने यहाँ पर किलेबंदी की, अब यहाँ से असली स्टार्ट होगा बच्चे मामला। जब किलेबंदी की, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किए, ठीक है, अपने शहर बसा लिए, शहर बसा लिए। वह शहर धीरे धीरे प्रेसिडेंसियां बनी, वह शहर क्या बने बच्चे, धीरे धीरे प्रेसिडेंसियां बनी। और फिर उन प्रेसिडेंसियों का प्रशासन अंग्रेज स्वयं संभालने लगे बच्चे। ये ध्यान रखना, कहानी यहां से स्टार्ट हुई, मैं फिर से बताऊंगा बाबू, बस चुप रहना एक मिनट। क्या किया उन्होंने, ठीक है, ये कार्य किए, उन्होंने व्यापार किया। जब उन्होंने मेरे प्यारे बच्चे व्यापार किया, तो व्यापार के माध्यम से उन्होंने कोठी, फैक्ट्री और किलेबंदी, ये चीजें उन्होंने स्थापित की। जब व्यापार किया, कोठी, फैक्ट्री, किलेबंदी ये स्टार्ट की, ठीक है। पहले कोठी स्थापित की, जैसे भारत में अंग्रेजों की पहली कोठी मछलीपट्टनम में लगी है, फिर सूरत में उन्होंने लगाई है, ठीक है, 1613 में, 1611 में उन्होंने मछलीपट्टनम में लगाई है, 1608 में उन्होंने अस्थायी फैक्ट्री अपनी सूरत में ऑलरेडी पहले से लगा चुकी है, ठीक है। ऐसी अगर मैं डचों की बात करूं, ठीक है, डच आपने सुना है मेरे प्यारे बच्चे, डच भी आते हैं, ठीक है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए, अंग्रेजों से पहले ही आ जाते हैं, 1602 ईस्वी में ही, ठीक है, डच भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं। तो डचों ने भी अपनी कोठी फैक्ट्री स्थापित की है, ठीक है, डचों ने निजामपट्टनम में की है, ठीक है, पोट्टापोली में की है डचों ने, पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की है, फ्रांसीसियों ने भी सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की है, ठीक है, बिल्कुल उनकी तरह, अंग्रेजों की तरह फ्रांसीसियों ने बिल्कुल अंग्रेजों को कॉपी किया है भारत में। तो इस तरह से इन्होंने पहले कोठी, फैक्ट्री और फिर करवा दी किलेबंदी, इनका एक शहर बन गया। अब इस शहर में बच्चे ये प्रेसिडेंसी स्थापित करने लगे और फिर उसका प्रशासन स्थापित करने लगे, उसका प्रशासन चलाने लगे। लेकिन फिर अंग्रेजों को लगा कि भाई एक शहर हमने बसा लिया, अब इस शहर के आसपास देसी राजे और महाराजे आ रहे हैं। जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना शहर बसाया, और कोई यहाँ पर कोई रियासत है, यहाँ पर कोई रियासत है, भारत में पहले बहुत सारी रियासत थी बच्चे, ठीक है, ऐसे कोई रियासत है, जमींदार टाइप के लोग जो अपने किले बना लेते थे, जो भू राजस्व वगैरह की वसूली करते थे, तो ऐसे लोग। तो फिर इन्होंने क्या किया, उनसे संबंध बनाने शुरू किए। इनको लगा कि भारत में बहुत सारा रेवेन्यू आता है, क्योंकि भारत का लगभग आप ये मान के चल रही है बच्चे की 47% लैंड जो है वो उर्वर है, जहां पर खेती होती है, और खेती होती है तो राजस्व प्राप्त होता है, तो उनसे अच्छे संबंध बनाए, जिससे कि धीरे धीरे जो है ना, ये राजस्व वसूली का काम भी करने लगे। मतलब व्यापार के साथ साथ ये जो है ना, रेवेन्यू को भी वसूलने लगे। अब वो राजे महाराजे इनको रेवेन्यू वसूलने कैसे देंगे, भाई यूं ही वसूलने देंगे कि आओ, ठीक है, तुम रेवेन्यू वसूल लो, नहीं। तो पहले दोस्त बनाया, फिर दुश्मनी की, बात समझ में आ रही है, दोस्त बनाकर ही दुश्मनी होती है। तो पहले दोस्त बनाया, फिर दुश्मनी की, और दुश्मनी करने के बाद बच्चे अंग्रेजों के पास अच्छी मिलिट्री थी, अंग्रेजों के पास अच्छी नौसेना भी थी, उनको जीत लिया और उनको अपने प्रशासन में मिला लिया, और फिर वहां से राजस्व वसूली के अधिकार भी अंग्रेजों ने ले लिए, और धीरे 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 करके अंग्रेजों की ये प्रेसिडेंसी भारत में बड़ी होती गई, जो एक्चुअली पहले किलेबंदी थी, जो पहले एक शहर था। ऐसे ही जो शहर था, तो आपसे पूछा जाता है कि भाई कलकत्ता शहर को किसने बसाया, एक प्रश्न आता है ना, कलकत्ता, ये जो कलकत्ता आप शहर देखते हो बच्चे, ये पहले कोई शहर था ही नहीं, विश्वास कीजिए, 1698 से पहले कुछ था ही नहीं। कलकत्ता जो है, ठीक बच्चे, 3 गांव की जमींदारी ली गई, 3 गांव की जमींदारी, जिसमें एक गांव था गोविंदपुर, एक गांव था सूतानाती, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, और एक गांव था कलिकत्ता। ये गांव थे, 3 गांव थे, 3 गांव की, ठीक है ना, जमींदारी अंग्रेजों ने ली, जमींदारी ली किससे, बंगाल के नवाब से, बंगाल के नवाब से, ठीक है। बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था मेरे प्यारे बच्चे उस समय, तो रफीक शान हुआ करता था, ठीक, बंगाल का जो नवाब हुआ करता था। तो बंगाल के नवाब से 3 गांव की जमींदारी अंग्रेजों ने ले ली, और 3 गांव की जमींदारी अंग्रेजों ने लेकर एक शहर बसाया, उस शहर का नाम पड़ा कलकत्ता, ठीक है बच्चे, एक शहर बसा दिया। अब इस शहर में अंग्रेज क्या कर रहे थे,
ठीक है ना, व्यापारिक एक्टिविटी कर रहे थे। अंग्रेज इसमें शहर में अपने व्यापारिक कार्य कर रहे थे। इस शहर में अंग्रेजों की ऑलरेडी पहले से ही बच्चे क्या थी, कोठी थी। ठीक है, इस शहर में अंग्रेजों की फैक्ट्रीज भी थी, गोडाउन भी थे, फैक्ट्रीज भी थी, और बाकायदा अंग्रेजों ने बच्चे इस शहर की किलेबंदी भी कर रखी थी। इसी शहर की किलेबंदी करने को लेके बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव आपस में एक दूसरे से भिड़े थे। क्लाइव और सिराज के बीच की जो लड़ाई है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो लड़ाई इसी बात की है कि अंग्रेज इसकी किलेबंदी करना चाह रहे हैं इस शहर की, और सिराज जाता है। सिराज अंग्रेजों की बहुत पिटाई करता है, बहुत पिटाई, और इतनी पिटाई करता है, इतनी पिटाई करता है कि अंग्रेज भयभीत होकर बच्चे बंगाल के पास में एक फुल्टा द्वीप है जो कि ज्वारग्रस्त द्वीप है, उस फुल्टा द्वीप में जाकर अंग्रेज शरण लेते हैं। मेरी बात आ रही है ना समझ में, उस फुल्टा द्वीप में जाकर, और इसका नाम बदलकर कलकत्ता का सिराज अलीनगर कर देता है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अलीनगर, ये यही कलकत्ता शहर है, और मानिक चंद्र को अलीनगर का प्रभारी बना देता है। अब हिस्ट्री में ज्यादा नहीं जाएंगे, तो ये शहर है बच्चे, यहाँ पर व्यापारिक कार्य हो रहे हैं, और धीरे 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 यही शहर बच्चे, अंग्रेज इस शहर में, ठीक है, एक व्यापक स्तर पर प्रशासनिक कार्य करते हैं। पहले अब बैकग्राउंड समझना, व्यापक स्तर पर क्या करते हैं अंग्रेज, यहाँ पर प्रशासनिक कार्य करते हैं। और जब व्यापक स्तर पर प्रशासनिक कार्य करते हैं तो बच्चे अंग्रेज इसको प्रेसिडेंसी बना देते हैं। सबसे पुरानी प्रेसिडेंसी यही बनती है, और सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी भी अंग्रेजों की यही होती है। अंग्रेज यहाँ पर एक प्रेसिडेंसी बना देते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है भाई कलकत्ता शहर की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो बच्चे समझ गए ना शहर कैसे बना, बोलो समझ गए ना शहर कैसे बना? जी हाँ, तो स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? जॉब चारनाक को दिया जाता है। कलकत्ता शहर की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? जॉब चारनाक को दिया जाता है। क्या मेरी बात यहां तक सभी को समझ में आई? ऐसे ही ठीक है, जिस तरह से कलकत्ता शहर बना है, ठीक है, ऐसे ही आपका मद्रास शहर भी बना है मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे ही मद्रास शहर भी बना है, और ऐसे ही बंबई शहर भी बना है। सेम ऐसे ही बना है मद्रास भी। मद्रास प्रेसिडेंसी का उद्भव भी ऐसे हुआ कि पहले अंग्रेज वहां पर अपनी कोटी फैक्ट्री और किलेबंदी करके व्यापार करते थे, फिर उन्होंने शहर बसा दिया। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि भाई बंबई शहर की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? आप कहेंगे गेराल्ड आंगियर को, गेराल्ड आंगियर को, आंगियर को बंबई शहर की स्थापना का श्रेय। और पूछा जाए मद्रास शहर की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, या मद्रास का जन्मदाता किसको बोला जाता है? तो आप कहेंगे सर फ्रांसिस डे को। मेरे प्यारे बच्चे किसको कहेंगे आप? फ्रांसिस डे को। चलिए अब आप मुझे एक बात बताएंगे सब लोग, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से संवाद स्थापित करूंगा कि बात समझ में आ रही है कि क्या है दिक्कत, क्या है सबसे बड़ी। तो अंग्रेज तो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, और व्यापार करने के साथ साथ बच्चे वो क्या करने लगे, ठीक है, प्रशासन भी करने लगे। ये बात समझ में आ रही है? व्यापार के साथ साथ एक प्रशासनिक कंपनी भी बन गई। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी क्या हुई बच्चे? दिक्कत ये हुई, अब यहां पर फिर से आएंगे, दिक्कत ये हुई कि कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की छूट थी। यहां से परेशानी प्रॉब्लम होती है शुरू कि कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी थे, कंपनी के अधिकारी कर्मचारी को निजी व्यापार करने की छूट थी। प्रतिभा बेटा तुम्हारी समझ में आ रहा है? निजी व्यापार करने की छूट थी कंपनी के अधिकारी कर्मचारी, छूट थी। सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चे यहां से हुई कि जब ये कंपनी के अधिकारी कर्मचारी निजी व्यापार करते थे, तो निजी व्यापार करने के क्रम में मेरे प्यारे बच्चे होता क्या था कि वो अपना भंडारा भरते थे। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी टीचर है और वो ट्यूशन भी पढ़ाता हो, सरकारी टीचर है ट्यूशन भी पढ़ाता हो, या कोई भी सरकारी डॉक्टर जो अपना खुद का क्लिनिक भी खोल के बैठा हुआ है, तो वो ध्यान अपने प्राइवेट बिजनेस पर देगा। ठीक है, सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाएगा तो जब बच्चा कोई भी उससे क्वेश्चन कर ले तो एकदम से रूडली बिहेव करेगा। समझ में नहीं आया तेरे? समझाया तो था। और बेमन के पढ़ाएगा, अच्छा ठीक है बच्चों का सिलेबस खाना पूर्ति करेगा। लेकिन जब उसी टीचर से, ठीक है, ट्यूशन पढ़ने उसके घर पे बच्चे आएंगे, आप पढ़े भी होंगे ऐसे टीचर से, आमतौर पर प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स देने के नाम पर, ठीक है, ऐसे टीचरों से हमें पढ़ना पड़ता है कि भाई प्रैक्टिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स देंगे, तो आमतौर पर हम पढ़ते हैं ऐसे टीचरों से। तो यही जो टीचर होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, जो स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाते मन से, और वो वहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से क्लियर करवा देते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट उनका बड़े प्यारे तरीके से समझ में आ जाता है। तो यार तब लगता है कि अरे यार ये क्या हुआ,
ठीक है, यहाँ तो ये बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, वहां पे अच्छा क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि वहां पे तो बेटा सरकार उनको पढ़ाने का रुपया दे ही रही है। यहाँ पे जितना अच्छा पढ़ा लेंगे ज्यादा स्टूडेंट आ जाएंगे। नंबर फर्स्ट, ऐसे ही डॉक्टर का केस है। ठीक है, सरकारी अस्पताल में आप डॉक्टर को दिखाने जाओ, डॉक्टर कह देगा ये बीमारी, ये बीमारी है, ये बीमारी, ये बीमारी है, दुनिया भर की। चलो ठीक है, शाम को मेरे क्लिनिक पर आ जाना। जो यहाँ पर रूडली बिहेव कर रहा है सरकारी अस्पताल में, वो क्लिनिक में ओ मेरा बाबू, मेरा सोना, और बड़े प्यारे से बिहेव करेगा। अच्छा ठीक है, आप ये टेस्ट करा के लाओ, ये वो टेस्ट। तो यही हाल कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों के साथ था। कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की छूट थी, और जब निजी व्यापार करने की छूट थी बच्चे, तो उन्होंने कंपनी के व्यापार पर तो ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपनी जेबें भरी। और जब उन्होंने अपनी जेबें भरी तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे, कंपनी जाए भाड़ में, उन्हें इससे किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं है। जिससे क्या हुआ बच्चे? भ्रष्टाचार और घूसखोरी की प्रवृत्ति बढ़ी। घूसखोरी की प्रवृत्ति बढ़ी। मेरे प्यारे बच्चे, ये बात समझ पा रही है? भ्रष्टाचार, ना केवल भ्रष्टाचार की, करप्शन की, बल्कि घूसखोरी की भी प्रवृत्ति बढ़ी। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तीसरा क्या था? ठीक है, जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, अब कंपनी लगातार बच्चे युद्ध, संघर्ष और संधियों में भी फंसी हुई है। मैंने आपको बोला कि भाई कंपनी लगातार युद्ध, संघर्ष एवं संधि भी कर रही है। युद्ध, संघर्ष एवं संधि भी कर रही है, और इसमें कंपनी को क्या होता है बच्चे? लॉस होता है। ऑब्वियस सी बात है, युद्ध किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जा सकता है? नहीं। युद्ध हमेशा लॉसेस कराता है। इकोनॉमिक लॉसेस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है, ह्यूमन लॉस होता है, रिसोर्सेज लॉस होता है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं युद्ध में। तो कंपनी लगातार युद्ध भी कर रही थी, और युद्ध में कंपनी को लॉस हो रहा था। और युद्ध जो कर रही थी बच्चे, इसमें एक बंदा आएगा, हैदर अली। हैदर अली, ये वो हालत, वो समय है बच्चे, जब हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, मतलब मैं क्या बताऊं, ना को चने चब्बा रखे हैं। ठीक है, ये वो स्थिति है। हैदर अली, मतलब जो पहला आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ है, उसमें हैदर ने वो मार मारी अंग्रेजों में, कि इतिहास में कभी आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष में, तो जो भी आपको इतिहास पढ़ाएंगे वो बताएंगे बाकायदा उस पहले संघर्ष के बारे में। ठीक है ना, 1766 से 1767 से 69 तक लगभग ये पहला संघर्ष होता है। 2 साल का संघर्ष चलता है, और इसमें हैदर ये था बच्चे कि हैदर ने अंग्रेजों के बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, और फिर करार हुआ, संधि हुई, और संधि के माध्यम से था कि एक दूसरे के क्षेत्र लौटा देंगे हम लोग आपस में। लेकिन फिर भी हैदर इतना मजबूत था कि उसने क्रूर का क्षेत्र लौटाया नहीं अंग्रेजों को, मैं नहीं दे रहा, जाओ, लेकिन जो मेरा करना है कर लो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हैदर अली के सफल अभियानों से भी कंपनी को लॉसेस हुए। आप लिख सकते हैं, ठीक है, सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ हैदर अली, मतलब सफलतापूर्ण अभियान। हैदर अली के सफलतापूर्ण अभियानों से भी अंग्रेज को लॉसेस हुए। अब देखो है क्या, जैसे मान के चलिए आपके 2 बिजनेस है, मान के चलिए आपके 2 बिजनेस है, ठीक, कल को आपकी सरकारी नौकरी, आप पुलिस वाले भी बन जाएंगे, सरकारी नौकरी आपको लग जाएगी, और कोई साइड में भी आपका बिजनेस चल रहा है। तो अगर साइड में जो बिजनेस है वो चाहे बेशक कल आपको बहुत कमा के दे, आज नहीं दे रहा आपको कमा के, और आज लगातार उस बिजनेस में आपको लॉस हो रहे हैं, ठीक है, तो उस लॉसेस की भरपूर्ति आप किससे करेंगे? जो आपकी दूसरे बिजनेस से फायदा हो रहा है। जैसे सरकारी नौकरी से जो आपको सैलरी मिल रही है, आप उस सैलरी का एक हिस्सा लगाएंगे। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? उस सैलरी का हिस्सा आप लगाएंगे उस बिजनेस में जो लगातार लॉसेस में चल रहा है। यही था कि अंग्रेजों को फायदा बेशक हो रहा था व्यापार करने से, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी जो लगातार बच्चे संघर्ष वगैरह करती थी, इंडिया में जो युद्ध करती थी, तो उस युद्ध में भी लॉस होता था, और व्यापार का जो प्रॉफिट है वो वहां पर लग जाता था, बिजनेस का प्रॉफिट वहां पर जाकर लग जाता था। एक ये भी था। इसलिए इसके बाद क्या हुआ, 1770 में बंगाल का भीषण अकाल पड़ा। इससे भी अंग्रेजों को क्राइसिस हुए, इकोनॉमिक क्राइसिस। बंगाल का भीषण अकाल, भीषण अकाल 1770 का। और 1770 का ये जो बंगाल का भीषण अकाल है, प्रतिभा जी आ रही है बात समझ में? बंगाल का ये जो भीषण अकाल है, इसमें भी अंग्रेजों को लॉसेस हुए। क्यों हुए? क्योंकि देखो बहुत सारी अंग्रेजी जो फैक्ट्रियां थी, मैंने बताया ना फैक्ट्रियां, वो भारतीय कच्चे माल पर निर्भर थी। भाई भारत में कच्चा माल आता, लेकिन नील की खेती होती, नील आता तो उससे पक्का नील बनता, कपास आता तो सूती कपड़ा बनता, गन्ना आता तो उससे चीनी बनती, देखिए इस तरह से, गेहूं आता तो उससे आटा वगैरह बनता, वो यूरोप भेजा जाता। तो कच्चे माल पर निर्भर थी ये जो कंपनियां थी। अब जब अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ गया तो अकाल की स्थिति में बच्चे जब फसल नहीं हुई,
तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों की जो कोठी फैक्ट्रियां थी, स्पेशली अंग्रेजों की फैक्ट्रियां, उन फैक्ट्रियों को बहुत ज्यादा लॉसेस हुए, उन फैक्ट्रियों को बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ी। तो एक अगला कारण ये भी था बंगाल का भीषण अकाल। और नेक्स्ट, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण था अमेरिकन क्रांति। अब अमेरिकन क्रांति में समझो ये क्या था। अमेरिकन क्रांति, ये मैं आपको समझाता हूं कि अमेरिकन क्रांति में एक्चुअली हुआ क्या, ये मैं आपको मोटा मोटा रफली बताता हूं। बस आप ये समझना बच्चे, पता है मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात समझना सब लोग। अमेरिका भी कभी जो आज धौंस जमाता है ना पूरे विश्व पर, देखिए, जो पूरे विश्व का चौधरी बनने की कोशिश करता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो अमेरिका भी कभी अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज व्यापारी अमेरिका जाकर बस गए, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, इस तरह से मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये कुछ इस तरह से आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा। इस तरह से कुछ, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। इस तरह से ये कुछ नॉर्थ अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। इस नॉर्थ अमेरिका में एक बच्चे, नॉर्थ अमेरिका के साथ व्यापार करने के लिए कुछ ब्रिटिश व्यापारी आए यहाँ पर। ब्रिटिश व्यापारियों का आगमन हुआ नॉर्थ अमेरिका के साथ व्यापार करने के लिए। आप सभी को पता है कि कोलंबस ने 1492 में नॉर्थ अमेरिका की खोज की थी समुद्री रास्ते से। जब ब्रिटिश व्यापारी आए तो उन्होंने अपने अपने इन क्षेत्रों में उपनिवेश बना लिए। ये ध्यान रखना। देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र तो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला क्षेत्र तो बच्ची हो गया आपका किसका, ये वाला क्षेत्र हो गया आपका कनाडा का। ये तो हो गया कनाडा, ऊपर वाला क्षेत्र जो है। ठीक है, यहाँ पर आपको अलास्का रेंज देखने को मिलेगी, ब्रुक्स रेंज देखने को मिलेगी, कॉस्ट रेंज देखने को मिलेगी, कास्केट रेंज देखने को मिलेगी, सेरा नेवादा मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको 3 ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी में है। ठीक है, आप ज्योग्राफी भी अपनी साथ साथ करते चले। यहाँ पर 3 ज्वालामुखी पर्वत मिलेंगे, माउंट शास्ता, रेनियर और हुड मिलेगा। फिर उसके बाद सेरा माद्री, डेल्सुर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीडेंटल मिलेगा, ओरिएंटल मिलेगा, ये सब यहाँ पर मिलेंगे। यहीं पर कनाडा और यूएस की सीमा पर आपको 5, ठीक है, लेक्स देखने को मिलेंगी। प्रिंस कुमार, 5 लेक्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, जिनको आप ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, जिसमें सुपीरियर है, ह्यूरोन है, इरी है, ओंटारियो है, ये सारी लेक है। सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, चलिए, तो बच्चे इस तरह से इन्होंने क्या किया, अपने 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए ब्रिटिश व्यापारियों ने यहाँ पर, इस तरह से। ठीक है, ये ध्यान रखना, 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए धीरे धीरे व्यापार करने के क्रम में, 1 2। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, आपका तीसरा उपनिवेश यहाँ पर स्थापित हुआ, चौथा उपनिवेश यहाँ पर स्थापित हुआ, 5वां उपनिवेश यहाँ पर इन्होंने स्थापित कर लिया, 6वां उपनिवेश यहाँ पर स्थापित कर लिया, 7वां उपनिवेश, एंड सो ऑन। इस तरह से ये यहाँ पर आपको इस तरह से ये मैक्सिको देखने को मिलेगा। ये वाला जो देश है ये मैक्सिको है आपका, यहाँ पर मैक्सिको देखने को मिलेगा। और ये जो है आपकी, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी है, ये आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा। ये जो है ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी है, ये ध्यान रखना, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये इस तरह से है। तो ब्रिटिश व्यापारी भी भारत में आए थे, और सॉरी, ब्रिटिश व्यापारी जो है वो वहां पर अमेरिका गए, और अमेरिका में जाकर उन्होंने क्या किया, वहां पर अपने 13 व्यापारिक उपनिवेश स्थापित किए। 13 व्यापारिक उपनिवेश इन्होंने स्थापित किए। अब जब 13 व्यापारिक उपनिवेश स्थापित किए बच्चे, तो इन व्यापारिक उपनिवेश, ठीक है, इनका जो बच्चे संचालन होता था इन उपनिवेशों का, जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से चलती थी, ब्रिटेन से, ऐसे इन उपनिवेशों का संचालन ब्रिटेन से होता था। और ब्रिटेन क्या करता था, इन उपनिवेशों से टैक्स लेता था यहाँ के व्यापारियों से, कि भाई आपको हमने अमेरिका के साथ व्यापार करने की इजाजत दी है, तो आप हमें टैक्स देते रहेंगे। एक समय तक तो ये व्यापारी टैक्स देते रहे, लेकिन जब इन व्यापारियों को लगा कि यार हम ये टैक्स दे क्यों रहे हैं, ठीक है, ये ब्रिटिश कंपनी हमारे, ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार हमारे लिए कर क्या रही है, ब्रिटिश सरकार कुछ हमारे लिए ऐसा कर रही है जिसके लिए हम इनको टैक्स दें, या हमारा टैक्स देना बनता है। भाई अगर ऐसा कुछ कर रही हो तो ठीक है भाई, हम टैक्स देंगे। लेकिन अगर ये ऐसा कुछ हमारे लिए नहीं कर रहे, तो फिर टैक्स देने का क्या मतलब है, फिर हम क्यों ही खामखा इनको टैक्स दें। तो इस तरह से बच्चे, ये जो यहाँ पर आकर बसने वाली जो अंग्रेजी प्रजा थी, इसने ही ब्रिटेन के खिलाफ बगावत कर दी, इसी ने ब्रिटेन के खिलाफ बगावत कर दी। और बगावत करने के बाद फिर यहां से बच्चे जो है ना, आप कह सकते हैं कि बगावत हुई, और बगावत से अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिका की क्रांति का सूत्रपात हुआ। अमेरिका की क्रांति का सूत्रपात हुआ यहीं से।
अमेरिकन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, सूत्रपात हुआ, और अमेरिका इंग्लैंड से स्वतंत्र भी हो गया। मतलब इतनी जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन अमेरिकी व्यापारियों ने क्या किया कि अमेरिका को स्वतंत्र भी करा लिया अंग्रेजों से, और एक स्वतंत्र अमेरिका की नींव डली जिसका अपना संविधान बना। ये सारी चीजें हुई। तो ऐसे ही क्या हुआ यहाँ पर अंग्रेजों को भी बड़ा जबरदस्त डर सता रहा था। अंग्रेजों को डर ये सता रहा था अमेरिकन क्रांति के कारण कि कहीं आगे चलकर ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कर्मचारी हैं, ये हमारे खिलाफ ही बगावत नहीं कर दें, क्योंकि 1767 से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके माध्यम से 4 लाख पाउंड प्रति वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देने होते थे। 4 लाख पाउंड प्रति वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश संसद को या ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड देने होते थे एज अ रॉयल्टी, क्योंकि उन्होंने हमको भारत में व्यापार करने की अनुमति दी है और वो भारत में व्यापार करने के लिए हमें समय समय पर संसाधन भी दे रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हमें समय समय पर वो क्या दे रहे हैं? रिसोर्सेज भी दे रहे हैं, हमें भारत के साथ व्यापार करने के लिए समय समय पर वो हमें संसाधन भी दे रहे हैं। तो इसलिए 4 लाख पाउंड प्रति वर्ष देने होते थे। ये बस ठीक वैसे ही जैसे कि ठीक है, अमेरिका में जो बसने वाले जो व्यापारी थे, जो 13 उपनिवेश अमेरिका में थे, उन 13 उपनिवेशों को टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने होते थे। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी एज रॉयल्टी, एक कह सकते हैं आप, 4 लाख पाउंड वो ब्रिटिश सरकार को देने होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर डर था ब्रिटिश सरकार को कि कहीं कल को ये भी अमेरिका की तरह यार हमारे खिलाफ बगावत ना कर दे, पता पड़े कि भारतीय तो बाद में कर रहे हैं हमारे खिलाफ कोई भी आंदोलन या विद्रोह, यही पहले उठ खड़े हुए और यही हमसे मांगने लगे कि दो हमें आजादी, दो हमें आजादी। तो ऐसी स्थिति में इन पर नियंत्रण करना आवश्यक है, अमेरिकन क्रांति से सबक लेते हुए। आगे बात समझ में? इसलिए बैकग्राउंड बताना मेरे प्यारे बच्चे बड़ा जरूरी होता है, सबक लेते हुए। ठीक है, और इन सब में हुआ क्या? इन सब के कारण हुआ क्या? इन सब के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। इस समस्त कारणों के सम्मिलित प्रभाव से कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। ठीक है जी, क्लियर है? अब जब कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, ठीक है, तो कंपनी के पास क्या था? कंपनी के पास एक शस्त्र था जिसका नाम था बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड। जैसे ही कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, कंपनी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से, अमेरिका में इंग्लैंड में उस समय एक मुद्रा चलती थी, एक पाउंड, आज भी चलती है पाउंड स्टर्लिंग। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा। आ रही है बात समझ में? किसने बच्चे? कंपनी ने। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किससे? बैंक ऑफ इंग्लैंड से। कितने का? 10 लाख पाउंड का उधार मांगा। ऋण का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं ना कि आप में से ऐसे भी हैं जो नहीं जानते कि ऋण का मतलब होता है बच्चे उधार, डेट। ठीक है, उधार मांगा। और जब 10 लाख पाउंड का उधार मांगा मेरे प्यारे बच्चे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह मजबूर हो गई उधार मांगने के लिए, क्योंकि उसके पास और दूसरा कोई चारा नहीं था। और उधर जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार ने पहले से बोल रखा है कि कंपनी अगर कोई भी किसी भी तरह की इकोनॉमिक हेल्प मांगे तो तुरंत हमें बताया जाए। सरकार ने कहा है कि अगर कंपनी किसी भी तरह की कोई भी हेल्प मांगती है तो कंपनी के द्वारा हेल्प मांगे जाने पर आप तुरंत हमें बताओ, और जैसे आप हमें बताओगे तो हम कुछ ना कुछ ऐसा समाधान करेंगे जिससे कि हम कंपनी की हेल्प भी कर दें और कंपनी पर नियंत्रण भी स्थापित कर दें। होता है ना बच्चे कि जब आप किसी से मदद लेने के लिए जाते हो तो फिर सामने वाला बच्चे आपका बड़ा फायदा उठाता है। ये हकीकत बात है। आप जाओ किसी से मदद मांगने तो सामने वाला उधार, देखिए सामने वाला क्या करेगा? आपका फायदा उठाएगा, वो आपको मदद भी देगा। ठीक है, मदद देगा, ठीक है, एहसान भी आपके ऊपर स्थापित करेगा और आपका मिसयूज भी करेगा। ठीक वैसी थी कि संसद ने मदद भी करी और मदद करने के साथ साथ बच्चे एहसान तो जताया ही, दूसरा कंपनी पर नियंत्रण भी स्थापित कर लिया। ठीक है, कंपनी पर नियंत्रण भी स्थापित कर लिया। ये बात समझ में आ रही है? अब जब कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया तो बच्चे ध्यान रखना, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की 2 प्रकार से हेल्प की। ब्रिटिश सरकार ने जो हेल्प की किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ब्रिटिश सरकार ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की, वो 2 प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की है।
ये बात आपको समझना है। सबसे पहले जो 10 लाख पौंड था बच्चे, जो उधार मांगा गया था, ये ध्यान रखना, 10 लाख पौंड का जो उधार मांगा गया, उसके स्थान पर 14 लाख पौंड दिए कि 4 लाख और फालतू दे रहे हैं, जाओ तुम भी क्या याद रखोगे। 4 लाख, ठीक ना, 14 लाख पौंड दिया। 10 लाख पौंड का जो उधार मांगा गया 14 लाख पौंड दिया, लेकिन 14 लाख पौंड दिया 4%, ठीक है, प्रति वर्ष, मतलब प्रति वर्ष कह दो या वार्षिक कह दो, ब्याज की दर पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था ब्याज की दर पर, 4% वार्षिक ब्याज की दर पर, ठीक है। 10 लाख पौंड दिया। और दूसरा मैंने आपको बताया था ना कि जो भैया आपका 1767 से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक रॉयल्टी दी जा रही थी 4 लाख की, ठीक ना, उससे कंपनी ने छूट मांगी, और वो भी स्वीकार कर ली कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें छूट दे देते हैं, फिलहाल इस साल आप हमें रॉयल्टी मत दो। देखिए, इस साल आप हमें रॉयल्टी मत दो, तो जो 4 लाख रुपए की जो वार्षिक रॉयल्टी दी जा रही थी, ठीक है, वो भी कह दिया जाता है कि चलो ठीक है भाई, इस साल आप मत दो, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार ने हेल्प मांगी, ठीक, ब्रिटिश सरकार से हेल्प मांगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प कर भी दी इस तरह से। और दूसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक एक्ट पारित कर दिया, जिस एक्ट को बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। नाम ही इसका रेगुलेटिंग एक्ट है मेरे प्यारे बच्चे। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा एक्ट जो नियंत्रण स्थापित करता है, नियंत्रण स्थापित करता है, एक ऐसा एक्ट, तो आप कह सकते हैं नियंत्रण स्थापित करने वाला है। रेगुलेटिंग, जब आप हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करोगे तो यही निकल कर आएगा, नियंत्रण स्थापित करने वाला एक्ट। तो एक एक्ट स्थापित कर दिया इसके ऊपर, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी पर सबसे पहली बार जो नियंत्रण स्थापित किया गया वो किस एक्ट के माध्यम से किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अब इसके प्रावधान क्या है हम कल समझेंगे। यहां तक समझ में आया सभी को? सर आजकल अकाल क्यों नहीं पड़ता? बच्चे, पड़ता है आजकल, अकाल की भी स्थिति होती है, ठीक है, आती है। जिस साल मानसून अच्छा नहीं होता, लेकिन सरकार, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कल्याणकारी योजना और कार्यक्रम चलाए हुए हैं, तो उसका प्रभाव हम तक नहीं पहुंचता। अंग्रेजों के जो अकाल अंग्रेजों के समय में पड़ते थे, वो प्राकृतिक कम प्रायोजित ज्यादा होते थे, ठीक है। एक तो, ठीक है, होती कम थी फसल का उत्पादन, कभी अगर मानसून अच्छा नहीं रहा। दूसरा क्या है कि अंग्रेज उसको और ज्यादा बीभत्स बना देते थे भारतीयों के शोषण के माध्यम से। चलिए ठीक है, आज तो पता ही नहीं चला कब 1 घंटा हो गया, ऐसा लगा कि 5 मिनट पहले ही क्लास स्टार्ट किया। चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से बिल्कुल समझा दूंगा फिलहाल, ठीक है। अब आपसे मैं विदा लेना चाहता हूं, फिर हम कल मिलेंगे अच्छे से, बढ़िया तरह से। अरे हाँ, कल नहीं मिलेंगे, कल मेरी मैराथन है, ध्यान रखना, कल मैराथन है। कल आप लोग मुझसे मिलेंगे 9 बजे, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज चैनल पर, वहां पर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच।